साल बेमिसाल है तो सिलेंडर के बढ़ते दाम हैं। अगर 9 साल बेमिसाल है तो जो हुआ कुकी समुदाय की बेटी के साथ, वो भी ये देश देख रहा है। हाथरस की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी के साथ तमाम ऐसी हत्याएं, मुद्दे इस देश के अंदर सिर्फ अगर आप अखबार उठा के देख लीजिए तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ इंडिया के साथ है, इंडिया के समर्थन में है और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया जीतेगा। बलात्कारियों की सरकार है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोगों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार। मोदी हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी अकेले कहाँ हैं? 38 दल उनके साथ है। वो तो बता रहे हैं कि उनके साथ इतने सारे दल हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम और दलों को तोड़ लेंगे, तो वो कहाँ अकेले हुए? अगर वो किसी दल के साथ नहीं होते, इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो मैं ये मानती, लेकिन ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये क्या है? फिर ये अकेले कैसे हुए? ये तो तमाम दल इनके साथ है और ये तो तोड़ने और जोड़ने की राजनीति करते हैं। अच्छा कुछ भी कहें, ये पूरा देश जानता है कि मणिपुर के अंदर गैंग रेप हुआ, बेटी को निवस्त करके टहलाया गया, घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस देश की महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के आंखों के सामने 3 बेटियों को, 3 महिलाओं को जिस तरह से निवस्त करके उनके भाइयों को मार दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया और उसके बाद जिस तरह से उसके साथ हरासमेंट हुआ है और जो बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसके बाद आप ये सोचिए कि इस देश की हर महिला डरी हुई है, सहमी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीति है, इस देश की जो सत्ताधारी दल है, उस पर सवाल खड़ा करता है। और मुझे ये लगता है कि सिर्फ नैतिक रूप से प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मतलब मेरा जो हृदय है पीड़ा से भरा हुआ है, यदि मोदी जी का हृदय पीड़ा से भरा हुआ था तो ये 2.5 महीने से ये पीड़ा कहाँ थी, ये दुख और तकलीफ कहाँ थी? और पीड़ा से जिसका हृदय भरा होता है वो जा करके मणिपुर में उन लोगों से मिलता है जिसका हृदय पीड़ा से भरा होता है। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी जाकर के मिल के आए, विपक्ष के तमाम नेता वहाँ पर जाकर के मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार उन्हें मिलने से रोक रही है और खुद प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पूरा तमाशा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो देश की महिलाओं की, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाने के बजाय मोदी जी कभी फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और यहाँ अपना राज्य जल रहा है, वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? कुल मिलाकर के ऐसे दंगाइयों को, बलात्कारियों को समर्थन देने का पुराना इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसानों को कुचलने वालों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के साथ, थाने में मासूम लोगों को जान से मार देने वालों के साथ भारतीय जनता खड़ी रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनका पुराना इतिहास है। और असम में जो घटना हुई, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पूरी केंद्र की सरकार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के दंगाइयों को संरक्षण दे रही है और बहन बेटियों की आबरू को सरेआम जो लोग लूट रहे हैं उनका समर्थन कर रही है। कह रहे हैं कि मोदी जी फ्रांस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रुकवा सकते हैं और फ्रांस में जो हुआ है उसके लिए योगी जी को याद किया जाता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की जरूरत है, लेकिन अपना ही राज्य है वो जल रहा है, वहाँ के दंगे नहीं रुकवा पा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मोदी जी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। उनकी इंटरनेशनल टीआरपी कैसे होगी, कैसे वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई को भेज सकें, कैसे वो दूसरी पार्टियों को तोड़ सकें, कैसे महाराष्ट्र में अलग अलग दलों को तोड़ा जा सके, कैसे हर जगह किन किन दलों को तोड़ना है, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, इस देश का किसान क्या चाहता है, इस देश का नौजवान क्या चाहता है, इस देश का नागरिक क्या चाहता है, इस देश की महिलाएं क्या चाहती हैं। आज बलात्कार की इतनी बड़ी घटना जिससे इस देश शर्मसार हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। हाथरस में जिस तरह से मीडिया को रोका गया, जिस तरह से मीडिया के लोगों को पीटा गया, उस परिवार से नहीं मिलने दिया गया और उसके बाद आप देखिए कि हाथरस में जो लोग बलात्कार करते हैं उनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। तो इस देश के अंदर बलात्कार करने वाले की, बलात्कारियों की सरकार है और ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाएं सशक्त होती तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से 3 बेटियों को निवस्त करके घुमाया गया, तो ये मनोबल कैसे मिला उन अपराधियों को इस तरह का घटिया कृत्य करने का। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि सरकार हमारे साथ है, सरकारी संरक्षण हमारे साथ है, अधिकारी हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। इतनी बड़ी संख्या में फोर्स, गांव में कुछ लोग घुस जाते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? पूरे देश को जलाया जा रहा है, पूरे देश को खत्म किया जा रहा है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार लागू कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में देश के हालात बहुत बुरे होंगे और गृह युद्ध की ओर देश बढ़ेगा। स्मृति ईरानी इन सब मामले में चुप है। कभी वक्त होता था तो वो हथनी की मौत पर ट्वीट करती थी, लेकिन यहाँ पर जो मणिपुर की घटना हुई है, खामोश स्मृति ईरानी नजर आ रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि स्मृति ईरानी खामोश हो। मुझे बताइए कि 2014 के बाद जितनी भी गैंग रेप की घटनाएं आई, जितनी भी महिलाओं की घटना आई, कभी कोई भी घटना पे स्मृति ईरानी ने बोला, कभी भी उन पीड़िताओं से जाकर के मिली?
जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उन्हें महंगाई भी दिखती थी, उन्हें बलात्कार भी दिखते थे, उन्हें हत्याएं भी दिखती थी, उन्हें जंगल राज भी दिखता था। लेकिन आज उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उनको उनका मंत्रालय मिल गया है। ये लोग बार्गेन करके अवसरवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको अपने मंत्रालय से, अपनी सांसदी से मतलब है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि स्मृति ईरानी जी को शर्म करनी चाहिए और उनको खुद जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरह से देखती हैं कि मीडिया जो है अभी जो घटना हुई है मणिपुर को लेकर, लेकिन वो बातचीत कर रही है कि इस तरह की घटना बंगाल में भी होती है, इस तरह की घटना कर्नाटक में भी होती है, बैलेंस करने की वो कोशिश कर रही है। देखिए, मीडिया संस्थान, हम लोग हमेशा से कह रहे हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन जिस तरह से मीडिया पर एकाधिकार कॉरपोरेट सेक्टर का और भारतीय जनता पार्टी का होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, आज मणिपुर की बेटी पे बात होनी चाहिए, आज उन तमाम मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो सरकार ने वादे किए थे। लेकिन बात किस पे हो रही है? सीमा पे। बात किस पे हो रही है? ज्योति मौर्य पे। लोगों की पर्सनल जिंदगी में घुस करके उसको दिखाना, उसको बताना कितना लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जो हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है देश के अंदर। बहुत सारे आदमी भी अपनी औरतों को छोड़ देते हैं, तो उस पर भी आप दिखाइए। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करना है। जनता महंगाई पे बात ना करे, रोजगार पे बात ना करे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात मत करे, सीमा की सुरक्षा की बात ना करे। इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। अमित शाह ने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर कि रात के 12 बजे भी गहने पहनकर महिलाएं खुलेआम रोड पर टहल सकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की ये घटना आती है। किस तरह से देखती है? इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भी बातचीत कही गई थी। इस तरह की घटना ने भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, जो बातें थी, जो जुमले थे, उनको एक्सपोज कर दिया है। अब अमित शाह कुछ भी कहें, ये पूरा देश जानता है कि मणिपुर के अंदर गैंग रेप हुआ, बेटी को निवस्त करके टहलाया गया, घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये बलात्कारियों की सरकार है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोगों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। मैम, अभी हाल ही में इंडिया बनाम एनडीए की बात चल रही है, जो अलायंस हुआ है जिसमें आपके नेता अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी? इंडिया बनाम जो एनडीए चल रहा है, कितना सक्सेस होगा? निश्चित तौर पर हम लोग इंडिया के साथ हैं, इंडिया के समर्थन में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, पहले चल रहा था कि 38 पार्टी उधर है, 26 इधर है। अभी इधर का ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि दूल्हा कौन बनेगा। मुझे लगता है एनडीए और इंडिया के पोस्टर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें सब दल के लोग हैं इंडिया में, सारी विचारधाराएं हैं, एक लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति की फोटो है। तो एक तरफ व्यक्तिवाद है और एक तरफ पूरे देश का समाजवाद है। अरे चुनाव आते आते ये लोग बिखर जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, अभी से क्या कह सकते हैं, अभी तो हम भविष्य अकेले मोदी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी अकेले कहाँ हैं? 38 दल उनके साथ हैं। वो तो बता रहे हैं कि उनके साथ इतने सारे दल हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम और दलों को तोड़ लेंगे। तो वो कहाँ अकेले हुए? अगर वो किसी दल के साथ नहीं होते, इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती, तो मैं ये मानती। लेकिन ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये क्या है? फिर ये अकेले कैसे हुए? ये तो तमाम दल इनके साथ है और ये तो तोड़ने और जोड़ने की राजनीति करते हैं। संसद में वो कहते हैं कि एक अकेला सब पे कितनों पे भारी पड़ रहा है, वो तो खुद कहते हैं। अगर एक अकेला इतना भारी पड़ रहा होता तो उसे असम जरूर जाना चाहिए, मणिपुर जरूर जाना चाहिए, कश्मीर जरूर जाना चाहिए, उसको देश के उन कोनों में जरूर जाना चाहिए जहां पर हिंसा बरपी जा रही है, जहां पर आप अपनी सेना का शासन लगा करके लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं। तो इनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या चाहती है, मणिपुर के लोग क्या चाहते हैं, इनको जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तब तो मुझे लगेगा एक अकेला शेर है। जनता कह रहे हैं हमारे साथ है, कितना भी ये दल इकट्ठा कर लें, लेकिन जनता है जो वोट है वो हमारे उनके साथ ईवीएम है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, अधिकारी है। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं। उनके पास पूरा सरकारी तंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान है, हमारे पास जनता की ताकत है। हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा। तो क्या लग रहा है कि 24 में ईवीएम का भी खेला होगा, आप जिस तरह से कह रहे हैं? हम लोग सब लोग पूरी अब चुनाव तो ईवीएम से ही होने, तो हम लोग सारे लोग सतर्क हैं, सचेत हैं और ये कोशिश करेंगे कि बेईमानी ना होने पाए। तो ये भी कहा जाता है कि चूंकि अब यहाँ पे बात चल रही है, तो ये भी कहा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? पहले मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। जब संविधान बचेगा तो ये तय हो जाएगा कि कौन। और पहले मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, पहला 2017 का चुनाव हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ सीएम के फेस थे, कोई भी नहीं था, वहाँ पे भी सारे लोग लड़ रहे थे। तो अब हम आगे तय करेंगे कि कौन होगा, लेकिन फिलहाल हमें लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। मोदी जी से इतना आप लोगों की दिक्कत क्या है? 9 साल बेमिसाल लगातार देखिए, जनता उनकी तारीफ कर रही है। अगर 9 साल बेमिसाल है तो सिलेंडर के बढ़ते दाम हैं। अगर 9 साल बेमिसाल है तो जो हुआ कुकी समुदाय की बेटी के साथ,
वो भी ये देश देख रहा है। हाथरस की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी के साथ तमाम ऐसी हत्याएं, मुद्दे इस देश के अंदर सिर्फ अगर आप अखबार उठा के देख लीजिए तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ है। आखिर ऐसा क्यों है कि इस देश में महंगाई पे बात नहीं हो रही, रोजगार पे बात नहीं हो रही, हमारे नौजवान निरंतर जिस तरह से बेरोजगार होते जा रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। ये इस देश के अंदर सिर्फ इस पे बात हो रही। 9 साल किस तरह से बेमिसाल, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, तो ये किस तरह के बेमिसाल है। सीमा पे जवान सुरक्षित नहीं है, कैसे RDX घुस आता है और पुलवामा अटैक हो जाता है, सबको पता है। ये देश सब जानता है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अरे आप RDX की बात कर रही हैं, घुसाए हैं। इस वक्त सीमा भाभी भी बॉर्डर से आ गई है। यहाँ पर लोग खुशियां मना रहे हैं कि इंटरनेशनल भाभी यहाँ पर आ गई है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी जी कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और सीमा के लिए जिस तरह कहा जा रहा है, पाकिस्तान से आई है, 2 महीने यहाँ पर रही है। अब आप खुद सोचिए कि किससे हमारा देश सुरक्षित होगा। सीमा 4 बच्चों को लेकर के भारत से और पाकिस्तान से भारत आ जा रही है और हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कोई इनपुट नहीं है कैसे कौन आ गया, कितने फर्जी आधार कार्ड। अगर किसी आतंकवादी को घुसना होगा हमारे देश के अंदर तो कितना सरल होगा उसके लिए। जब सीमा आ सकती है जो बताती है कि हम 5वीं पास हैं, तो कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश कुछ भी सुरक्षित नहीं है और जिस तरह की कोताहियां बरती जा रही हैं इसका कहीं ना कहीं परिणाम बहुत बुरा होगा।